टेहरी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम नामी। बूढ़ा केदार क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान का लेंगे जायजा। प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी। देहरादून में 4 अगस्त को जुटेगी देश की नामचीन हस्तियां। उत्तराखंड के विकास पर होगा मंथन। हरिद्वार में चरम पर पहुंची कांवड़ यात्रा। 8 दिन में 2 करोड़ कांवड़ यात्राओं में भरा गंगा जल। महाशिवरात्रि तक 5 करोड़ पहुंचने का अनुमान। जॉली ग्रैंड बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिंगापुर, दुबई समेत 5 देशों के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी। लकड़ी व्यापार घोटाले के मास्टरमाइंड को हाईकोर्ट से झटका। 20 करोड़ टैक्स चोरी के मामले में जमानत खारिज। हल्द्वानी, दून समेत 10 जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश। प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता। टेहरे विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। विपक्ष पर लगाए आरोप, कहा संवेदनहीन है विपक्ष। चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा का हुआ बेहतर प्रबंधन। स्वयंभू शिव की प्रतिष्ठा बचाने की कांग्रेस की यात्रा। भावनाओं को आहत करने वाली है यात्रा। आपदा की स्थिति बावजूद कांग्रेस कर रही है यात्रा। आपदा की स्थिति के बावजूद कांग्रेस कर रही है यात्रा। खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार जो लेने जा रहे हैं डाक कावड़ की भीड़ दौशनी पुल से लेकर लक्सर के बहादुरपुर फाटक तक देखने को मिल रही है। हालांकि बहादुरपुर फाटक पर आरपीएफ और पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। डाक कावड़ और यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस लगातार अपनी ड्यूटी दे रही है। बहादुरपुर फाटक पर दिन भर में 60 से 70 बार रेलवे फाटक बंद होने से डाक कावड़ धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। बहादुरपुर फाटक पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामगोपाल ने। दो तारीख में महाशिवरात्रि का जल है, यानी कि डाक कावड़ का जो सिलसिला है वो लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हाईवे की बात कर ले या फिर जो लिंक यानी कि जो स्टेट हाईवे हैं वहाँ की बात कर लें, तमाम मैं बहादुरपुर फाटक पर मौजूद हूँ और मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार दिखाएंगे। फिलहाल जो कावड़िए हैं वो फाटक बंद होने की वजह से अपने गंतव्य की ओर यानी कि जो अपने गंतव्य की ओर जल लेने के लिए पहुँच रहे हैं हरिद्वार, उसमें रुकावट जरूर आ रही है। दिन भर में 60 से 70 बार जो रेलवे फाटक है वो बंद हो रही है, जिसकी वजह से कावड़ियों को रुक रुक कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे जरा एक बार जो भीड़ है डाक कावड़ की वो लगातार जो है देखने को मिल रही है। बहादुरपुर फाटक से लेकर के डोसनी जो सोलानी नदी का पुल है वहाँ तक इसी तरीके से जो डाक कावड़ की जो भीड़ है वो देखी जा सकती है। कुछ बातचीत भी करेंगे, कुछ कावड़ी हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? बोले गोविंद। गोविंद, कहाँ से आए हो? बोले गाजियाबाद से। गाजियाबाद से डाक कावड़ में आए हो? जी बोले। कितने घंटे का सफ़र है? बोले हमें लग जाएंगे, हम 1 तारीख को निकलेंगे, 2 तारीख को शाम तक पहुँचेंगे। 2 तारीख को शाम तक पहुँचेंगे। अपने ही शिवालय में जो जल चढ़ाएंगे? हाँ बोले, अपने मंदिर में चढ़ाते हैं। अपने मंदिर चढ़ाएंगे। चलो, ये थे गाजियाबाद के भोले, कुछ और भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र, कहाँ से आए हो? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पटौदी से। पटौदी से? पटौदी नवाब पटौदी। कितने दिन से चले हुए हो? हम जी कल की रात को निकले थे। कल की रात को निकले थे। और हर की पौड़ी पे पहुंचोगे, अब कब जल उठाओगे? हम 31 की रात को उठाएंगे जी। 31 की रात को। कितने घंटे का सफर है हमारा? है जी कम से कम आप 350 से 450 किलोमीटर पड़ जाए। 450 किलोमीटर डाक कावड़ है। ये डाक कावड़िए हैं जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यानी कि जो डाक कावड़ियों की जो भीड़ है वो देखी जा सकती है। और लगातार इसी तरीके का जो नज़ारा है वो स्टेट हाईवे पर देखने को मिल रहा है। NH 58 की बात कर ले, तमाम जो कावड़िए हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग रंगों में अपनी झांकियों के साथ, यानी कि जो लोग हैं उनका मन आकर्षित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देशों के क्रम में शहर में विभिन्न कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्तरीय निरीक्षण किया गया, जिसमें 1 दर्जन कोचिंग सेंटर में निर्मित भवन के संबंध में कोई भी मानचित्र एवं अन्य अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही मौके पर पार्किंग के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोचिंग सेंटरों के प्रबंधन स्वामियों के द्वारा जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं उनके अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण संबंधितों को नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। नियमों को किस तरह से कोई पालन नहीं हो रहा है। में घटना हुई है, उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया गया। अभी हमने 8 सेंटर को आज नोटिस निर्गत किए। और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। থাকি এবং এমন কোনো কিছু যদি আমাদের পরিলক্ষিত না হয় যে পরিণাম ইউপি থেকে এসেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতটা কাজ আপনারা করেছেন। সভাপতি মহাশয় যদি সবকিছু ভালো কাজ করতো তাহলে কি ফলাফল এরকম হতো, পরিণাম এরকম হতো? যেখানে আপনারা শুধু হারেননি, সিটি কেবল से हारे, जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था और उस बस में 35 लोग बैठ करके अयोध्या आए थे। सभापति महोदय, उस समय भी मैंने मांग की थी कि जहां से जनकपुर से यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में आएंगे, मैंने मांग की थी कि वहां से लेकर के अयोध्या तक एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, कि कम से कम जो जनकपुर से आए और अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ परेशानी तो कम होती। जो आप कहते हैं एफडीआई बहुत आया है, मैं अभी सुन रहा था, कहा कि टेलीफोन बनने लगे। टेलीफोन बन नहीं रहे हैं, मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी, उसके तहत आई थी। वो इंडस्ट्री जितनी आई है उस समय उस पॉलिसी के तहत आई और बन नहीं रहा है, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। लेकिन जमीन किसने दी है? जमीन किसने दी थी लोगों को? बिना जमीन पर हवा में बना दो तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा। उस पॉलिसी के तहत वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। आप कह रहे हैं कि एफडीआई लाए हैं हम लोग। एफडीआई, अगर पूरे देश का हम एफडीआई देखें तो उत्तर प्रदेश को कितना एफडीआई मिला है? सभापति महोदय, अगर 1% से ज्यादा भी एफडीआई उत्तर प्रदेश मिला हो तो बताइएगा आप।
जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन हो रही है, उसका जिम्मेदार सभापति महोदय कौन है? डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ सभापति महोदय कि तोड़ फोड़ करके ये सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेसवे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदय, यहां जितने माननीय सदस्य हैं सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट, अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेसवे दिया है। हाँ जी, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से बन रहा है। बहुत पहले से बन रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या दिया आपने, मैं ये कहता हूं कि अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे दे रहे हैं केवल बिहार के लोगों को खुश करने के लिए, मैं उससे सहमत हूं कि आप बिहार की तरक्की के लिए एक्सप्रेसवे दें, लेकिन जो पखनपुरा आखिरी गांव है जहां पर छूट गया है, वहां से आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और हमारे स्टेट के लिए आप कोई नया एक्सप्रेसवे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारे लिए क्यों नहीं दे रहे हैं एक नया एक्सप्रेसवे? आप दिल्ली के बजट से दे रहे हैं, आप यूपी अपने बजट से बना रहा है। आप बताइए कोई यूपी को आपने एक्सप्रेसवे दिया हो? कोई एक्सप्रेसवे नहीं दिया। और मैं तो कहूंगा, और याद दिलाइएगा अपनी सरकार को, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था, अभी बताएंगे आपको उसका भी। सभापति महोदय, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्या सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो दिल्ली के बजट का नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि दिल्ली के बजट से कोई एक्सप्रेसवे मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर करके वापस लौटे, अब रिपेयर का पैसा कौन देगा? वो आज भी रिपेयर मांग रहा है। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेसवे बना हो जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वो आज रिपेयर मांग रहा हो? और वो एक्सप्रेसवे 6 लेन नहीं है, वो 4 लेन है। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूं, ये जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेसवे है, ये अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा का बना है स्टेट गवर्नमेंट का। इसको मुनाफा नहीं हो रहा, टोल कलेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा। इसको सतना से जोड़ दिया जाए और बुंदेलखंड जहां से शुरू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से कम उसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए। अगर हरिद्वार से लेकर के सतना लोग चले जाएंगे तो शायद बुंदेलखंड के लोगों को भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है सभापति महोदय,
दिल्ली और लखनऊ मिलकर के उन एक्सप्रेस वे की सेफ्टी से और उसकी डिजाइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप और आपको ये सदन की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, और उन्होंने एक्सप्रेस वे की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बजट से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे मिलना ही चाहिए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, भारत को ओलंपिक में मिला दूसरा पदक। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। कोरिया रिपब्लिक को मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। कोरिया रिपब्लिक को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में जीते हैं 2 मेडल। 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है मनु भाकर। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। कोरिया रिपब्लिक को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में जीत चुकी हैं, ये दूसरा मेडल है। 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी मनु भाकर। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स इवेंट पर ब्रॉन्ज। कोरिया रिपब्लिक को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। कोरिया रिपब्लिक को हराकर जीता ब्रॉन्ज। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में जीते 2 मेडल। 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है मनु भाकर। भारत को ओलंपिक में मिला दूसरा पदक। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों की भीड़ बढ़ गई, जिसको लेकर जिले हरिद्वार नेशनल हाईवे शिव भक्तों के हवाले कर दिया गया। सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों के बीच उत्साह का माहौल था और शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर कूच करने का शिव भक्तों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। अब डाक कांवड़ियों के जत्थे भी हाईवे पर दौड़ने लगे हैं। हाईवे हुआ कांवड़ियों के हवाले। लाखों की संख्या में कांवड़ी हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, नेशनल हाईवे 334 पे इसमें लाखों की संख्या में पैदल कांवड़िए जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। झूमते नाचते गाते भोले का नाम लेते हुए जा रहे। जहाँ तक देखे वहाँ तक कांवड़िए नजर आते हैं। इसके जो 2 दिन बाद जो है डाक कांवड़ियों को बोलबाला रहेगा। डाक कांवड़िए जो है जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। पुलिस के लिए भी इसमें चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कांवड़ है उसमें गंगा जल कोई 24 घंटे में ले जाता है। इससे कई दुर्घटनाएं भी होती है। पुलिस के लिए चुनौती भरा रहता है। के न्यूज़ के लिए मंगलौर से अकील अहमद। रामनगर अल्मोड़ा जिले के देघाट से यात्रियों को लेकर रामनगर लेकर आ रही बस का टायर फटने से बस जंगल की ओर घुसी। बस गीली मिट्टी में धंस गई, जिससे बड़ा हादसा टला। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। आपको बता दें, दोपहर नेशनल हाईवे 309
रिंगोड़ा गांव से कुछ ही दूरी पर रामनगर की ओर से एक बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर जंगल की ओर जा घुसे। गनीमत रही कि बारिश की वजह से जंगल की मिट्टी गीली थी, जिस वजह से बस मिट्टी में धंस गई। टायर फटने से ये एक्सीडेंट हुआ। बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट, बच गया। भाजपा मुख्यालय देहरादून में राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है और इसके लिए जरिए वह केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व सामने आ गया है। साथ ही कांग्रेस की यात्रा जहां से भी होकर गुजरी है वहां उसमें 20-25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे हो, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हो, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हो, आज उनको भगवान केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहाँ आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूँ कि जहाँ केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहाँ हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। खबर देहरादून से, जहां डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी कवायद में जुटा है। आपको बता दें, पिछले साल देहरादून जनपद में डेंगू ने भारी संख्या में मामले देखने को मिले थे, जिसे देखते हुए इस बार जिला स्वास्थ्य विभाग पहले से ज्यादा मुस्तैदी से काम कर रहा है। और इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि मानसून शुरू होने के बाद इसमें हमने 1 जुलाई से आशाओं के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया और देहरादून शहर के 100 वार्डों में 591 आशाएं तैनात की गई हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मानसून सीजन देहरादून में शुरू हो चुका है, तो इसके लिए हमने 1 जुलाई से ही आशाओं के द्वारा घर घर सर्वे कराना शुरू कर दिया था और इसमें नगर क्षेत्र के 100 वार्ड में करीब 591 आशाएं इसमें हमारे द्वारा तैनात की गई हैं, जो लोगों को घर घर जाके जागरूक भी कर रही हैं और जहाँ कहीं घरों में लार्वा मिल रहा है उसको नष्ट भी कर रही हैं। तो करीब 1 जुलाई से अभी तक करीब हमने 2.5 लाख से ज़्यादा घरों में आशाओं के माध्यम से सर्वे करा लिया है और उसमें करीब 1800 कंटेनर्स में हम लोगों को लार्वा मिला है, जिसमें नगर निगम के सहयोग से भी हमने लार्विसाइडल एक्टिविटी की और आशाओं के माध्यम से भी उस पानी को फेंक के लार्वा को नष्ट किया गया। और बोर्डर पर फिलहाल ही देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।